ठीक है ना। तो ये देखिए इसमें 28 साल का बच्चा है, ठीक है, और उसके बाद आरटीए हुआ है उसको और फ्लेल चेस्ट इंजरी हुई है, ठीक है। इमरजेंसी रूम लाया गया है और फिजिकल एग्जामिनेशन में बीपी उसका लो है, हाइपोटेंसिव है, और उसके बाद जेवीपी रेज्ड है और क्वाइट हार्ट साउंड्स हैं ऑन अस्कल्टेशन, ठीक है ना। ठीक है ना। तो इसमें डायग्नोसिस क्या होगा? निमोथोरेक्स, मायोकार्डियल कंट्यूजन, कार्डियक टेम्पोनाट, हीमोथोरेक्स और वीएसडी में से हमारा इसका आंसर है कार्डियक टेम्पोनाट। क्यों है अभी आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो अब देखें कि फिजिकल एग्जामिनेशन में उस पेशेंट का बीपी लो है, हाइपोटेंसिव है, उसके बाद जेवीपी रेज्ड है और क्वाइट हार्ट साउंड्स हैं, ठीक है ना, ऑस्कल्टेशन पे, ठीक है। तो डायग्नोसिस क्या होगी कहता है, देखें डायग्नोसिस में न्यूमोथोरेक्स, मायोकार्डियल कंट्यूजन हो गई, उसके बाद कार्डियक टेम्पोनाट हो गया, हीमोथोरेक्स हो गया और वीएसडी। तो हमारा आंसर कार्डियक टेम्पोनाट हमने पहले भी आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। कार्डियक टेम्पोनाट देखें बैकस्ट्रायड होता है इसमें कार्डियक टेम्पोनाट में। और ये बैकस्ट्रायड क्या होता है? अगर हाइपोटेंशन हो, अच्छा जेवीपी रेज हो और मफल्ड हार्ट साउंड्स हो यानी रिड्यूस हार्ट साउंड्स हो, तो ये तीन चीज़ें का ट्रायंगल बैक्स ट्रायंगल दिस शोज कार्डियक टेम्पोनाट, ठीक है ना। ये देखिए थोरेसिक ट्रामा को थोड़ा सा समराइज करते हैं। थोरेसिक ट्रामा में बहुत सारी इंजरीज आती हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 इंजरी है हमारे पास टेंशन निमोथोरेक्स, ठीक है ना। जब टेंशन निमोथोरेक्स जो है ना, ये क्यों होती है? लेसरेशन हो अगर लंग पेरेन्काइमा की विद फ्लैप, ठीक है, और तो टेंशन निमोथोरेक्स हो जाती है, ठीक है, याद रखें। उसके बाद प्रेशर डेवलप्स इनसाइड द थोरेक्स, ठीक है। मोस्ट कॉमन क्या कॉज क्या है टेंशन निमोथोरेक्स की? मैकेनिकल वेंटिलेशन इन पेशेंट्स विद प्लूरल इंजरी। अगर हम करें यानी कोई पेशेंट प्लूरल इंजरी के साथ है, उसको हम मैकेनिकल वेंट पे डाल दें तो वो फिर क्या कर सकती है? टेंशन निमोथोरेक्स दे सकती है आपको, ठीक है ना। ठीक है ना। याद रखें टेंशन निमोथोरेक्स के जो सिम्टम्स हैं वो ओवरलेप करते हैं कार्डियक टेम्पोनाट के साथ, ठीक है ना, ओवरलेप करते हैं कार्डियक टेम्पोनाट के साथ। जबकि हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट इज मोर लाइकली इन टेंशन निमोथोरेक्स, ठीक है ना। परकशन नोट हाइपर रेजोनेंट होता है किसमें? टेंशन निमोथोरेक्स में, जबकि कार्डियक टेम्पोनेट में आपको हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट नहीं मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो चेस्ट वॉल ट्रामा की इंजरी है वो फ्लेल चेस्ट। फ्लेल चेस्ट में क्या होता है कि जो चेस्ट वॉल होती है ना, चेस्ट वॉल वो डिसकनेक्ट डीसी हो जाती है थोरेसिक केज से, ठीक है ना। चेस्ट वॉल डीसी हो जाती है थोरेसिक केज से। अब ये डीसी क्यों होती है, ठीक है ना। तो होता क्या है इसमें? मल्टीपल रिब फ्रैक्चर्स होते हैं, मल्टीपल रिब फ्रैक्चर्स होते हैं और ये एसोसिएटेड विद पल्मोनरी कंट्यूजन, ठीक है ना। ऐसे जब लगता है कंट्यूजन, किसको कहते हैं? चेस्ट लग जाए तो साथ में रिब फ्रैक्चर्स भी होते हैं, पल्मोनरी कंट्यूजन भी होती है, ठीक है ना। यानी कहने का मकसद ये है कि मल्टीपल रिब फ्रैक्चर्स जो फ्लेल चेस्ट में होते हैं दीज आर एसोसिएटेड विद पल्मोनरी कंट्यूजन। अब देखें रिब्स का क्या चक्कर है? रिब्स का चक्कर ये है फ्लेल चेस्ट में कि एटलीस्ट दो फ्रैक्चर्स पर रिब और एटलीस्ट 2 रिब्स इन्वॉल्व होने चाहिए। यानी कि ये देखें ये एक रिब है और ये एक रिब है, 2 रिब्स इन्वॉल्व हो गए और इसमें पर रिब 2 फ्रैक्चर्स होने चाहिए, ये देखें, ठीक है ना। इस तरह ये आपको ये मिनिमम है, ठीक है ना, ज़्यादा तो कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये मस्ट है, ठीक है, मिनिमम मस्ट है, एटलीस्ट मस्ट है, ठीक है। अब देखें इससे फिर क्या होता है? एबनॉर्मल चेस्ट मोशन हो जाएगी। और एक बात याद रखें फ्लेल चेस्ट के केस में आपने अवॉइड करना है ओवर हाइड्रेशन एंड फ्लूइड ओवरलोड इस पेशेंट में, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा जो चेस्ट ट्रॉमा में इंजरी आती है वो नीमोथोरेक्स है। नीमो मतलब एयर ना, थोरेक्स मतलब थोरेक्स, ठीक है। ये क्या होता है देखें, मोस्ट कॉमन कॉज इज लंग लेसिरेशन, ठीक है ना, विद एयर लीकेज, ये निमोथोरेक्स, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज इज लंग लेसिरेशन विद एयर लीकेज। नाउ सी मोस्ट ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स जो जितने भी हैं, मोस्ट ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स शुड हैव चेस्ट ड्रेन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू में आपको पेशेंट वाज टेकन टू द इमरजेंसी रूम या ऑपरेशन थिएटर एंड पुट ऑन चेस्ट ड्रेन, इस तरह की ऑप्शन आ सकती है, ठीक है ना। आप याद रखें ऐसे पेशेंट्स को कभी भी आपने मैकेनिकल वेंटिलेशन नहीं देनी। कौन से? न्यूमोथोरेक्स वाले पेशेंट को जिसको चेस्ट ड्रेन नहीं लगा हो उसको आपने मैकेनिकल वेंटिलेशन नहीं देनी। अगर देना चाहते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन तब तक जब तक चेस्ट ड्रेन इंसर्ट ना हो आपने मैकेनिकल वेंटिलेशन नहीं देनी, याद रखें, ठीक है, ठीक है ना। ये देखें पेशेंट्स विद ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स शुड नेवर बी मैकेनिकली वेंटिलेटेड अंटिल अ चेस्ट ड्रेन इज इंसर्टेड, ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारी जो इंजरी है वो है हीमोथोरेक्स। हीमो मतलब ब्लड इन द थोरेक्स, ठीक है ना। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हीमोथोरेक्स इज लेसिरेशन ऑफ द लंग, ठीक है ना। लेसिरेशन ऑफ द लंग या फिर लेसिरेशन ऑफ इंटरकोस्टल वेसल्स या फिर लेसिरेशन ऑफ इंटरनल मेमोरी आर्टरी, ठीक है ना।
ठीक है ना। अब देखें, अब एक हीमोथोरेक्स का पेशेंट है, ठीक है, उसको हमने चेस्ट एक्सरे कराया। चेस्ट एक्सरे में अगर वो हीमोथोरेक्स नज़र आ रहा है, यानी कि इतना बड़ा है, इतना लार्ज इनफ है कि वो चेस्ट एक्सरे में नज़र आ रहा है, तो हम उसको लार्ज बोर की चेस्ट ड्रेन डालेंगे। ये लार्ज बोर इंपॉर्टेंट है, लार्ज बोर की चेस्ट ड्रेन डालेंगे। बी फॉर ब्लड, बी फॉर ठीक है ना, बोर, लार्ज बोर की चेस्ट ड्रेन डालेंगे। रिमेंबर, सर्जिकल एक्सप्लोरेशन वारंटेड, ठीक है ना, इफ़ ग्रेटर देन 15 ml ऑफ ब्लड ड्रेन्ड इमीजिएटली इन द ड्रेन। ठीक है, अगर ड्रेन में 1500 ml से ज़्यादा ब्लड इमीजिएटली आ जाए, ठीक है ना, तो सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करेगा सर्जन। ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट जो चेस्ट इंजरी है हमारी कार्डियक टेम्पोनाट, यही हमारा आंसर भी था। ठीक है, कार्डियक टेम्पोनाट बैक स्ट्राइड देखते हैं। बैक स्ट्राइड मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है ना। और याद रखें, पल्सस पैराडॉक्सस इसमें आपको मिल सकता है कार्डियक टेम्पोनाट में। इसी तरह कार्डियक टेम्पोनाट और टेंशन निमोथोरैक्स में एक खास बात, डिफरेंस मैंने आपको बताया था, याद रखें कि हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट होगा टेंशन निमोथोरैक्स में और कार्डियक टेम्पोनाट में नहीं होगा। और हमने ये भी बताया था कि सिम्टम्स ऑफ द कार्डियक टेम्पोनाट ओवरलैप विद सिम्टम्स ऑफ टेंशन निमोथोरैक्स। ठीक है ना। ठीक है ना। इसी तरह याद रखें, सिर्फ और सिर्फ 100 ml ऑफ ब्लड कैन प्रोड्यूस कार्डियक टेम्पोनाट। ठीक है ना, ये बुक में लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये देखें, कार्डियक टेम्पोनाट में अकर विद एज लिटिल एज 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट जो चेस्ट इंजरी है वो है पल्मोनरी कंट्यूजन। देखें, पल्मोनरी कंट्यूजन जो है ना, मोस्ट कॉमन पोटेंशियली लिथल चेस्ट इंजरी समझी जाती है। ठीक है ना, इसमें आपको जल्दी से एबीजीज करवाने पड़ेंगे और पल्स ऑक्सीमेट्री करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बुक में लिखा हुआ है कि एबीजीज एंड पल्स ऑक्सीमेट्री आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर हाइपोक्सिया सिग्निफिकेंट है तो आप अर्ली इंट्यूबेशन करेंगे विद इन 1 आवर। ठीक है ना, अर्ली इंट्यूबेशन करेंगे, अगर हाइपोक्सिया सिग्निफिकेंट हो तो विद इन 1 आवर करेंगे। ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो इंजरी है ब्लंट कार्डियक इंजरी। ठीक है ना, देखिए ये चेस्ट इंजरीज है ना, इसमें लंग भी आ रहा है, डायफ्राम भी आएगा, कार्डियक इंजरीज भी आ रही हैं। ठीक है ना, रिब वगैरह भी इसमें इन चेस्ट में इंक्लूड, इन इंजरीज में इंक्लूडिंग है। ठीक है, तो ब्लंट कार्डियक इंजरी देखें, इससे इट इज़ सेकेंडरी टू चेस्ट वॉल इंजरी। ठीक है, इसके फीचर्स जो हैं, इसके फीचर्स अगर देखें ना, ईसीजी में आपको फीचर्स ऑफ एमआई मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह हाइपोटेंशन मिलेगा, एरिथमियाज मिलेंगे और कार्डियक वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटीज़ आपको मिलेंगे, किसमें, ब्लंट कार्डियक इंजरी में। ठीक है ना, बस इसमें इतना ही लिखा हुआ है। इसी तरह एओर्टिक डिसरप्शन, देखो एओर्टा की भी इंजरी इसमें आ रही है, चेस्ट वॉल। ये मैं टाइप्स ऑफ चेस्ट इंजरीज बता रहा हूँ। ये देखें, थोरेसिक ट्रामा की टाइप्स में आपको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद एओर्टिक डिसरप्शन में क्या है, डिसेलरेशन इंजरीज जो है ना, वो कि उसकी वजह से एओर्टिक डिसरप्शन हो सकती है। ठीक है ना, यानी कि डिसेलरेशन इंजरीज काज है एओर्टिक डिसरप्शन की। कंटेंट हेमाटोमा होता है इसमें और वाइडेंट मीडियास्टिनम नजर आएगी आपको एक्सरे वगैरह में। ठीक है ना। उसके अलावा डायफ्रामेटिक डिसरप्शन, एओर्टिक डिसरप्शन हमने देख ली। डायफ्रामेटिक डिसरप्शन में कॉज क्या है, वही मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। इसमें कॉज क्या थी, डिसेलरेशन इंजरी। ठीक है, इसी तरह डायफ्रामेटिक डिसरप्शन is more common on left side। ये बहुत एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट आ सकता है। लेफ्ट साइड में मोर कॉमन होता है डायफ्रामेटिक डिस्ट्रप्शन। और आपको पता है, अगर इफ इंसर्ट गैस्ट्रिक ट्यूब विच विल पास इनटू थोरेसिक कैविटी, ये देखें, ये बुक में भी इसी तरह लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये देखें, इंसर्ट गैस्ट्रिक ट्यूब विच विल पास इनटू द थोरेसिक कैविटी, ये लिखा हुआ है डायफ्रामेटिक इंसर्शन में। इसके अलावा मीडियास्टिनल ट्रेवर्सिंग वूंड्स भी हैं। ठीक है ना, इसमें एंट्रेंस वूंड इन वन हीमोथोरेक्स एंड एग्जिट वूंड या फिर फॉरेन बॉडी इन अपोजिट हीमोथोरेक्स, इस तरह कुछ लिखा हुआ है। ठीक है ना, मोर्टेलिटी इसकी 20%। ठीक है ना। देखिए कि एक 52 साल का पेशेंट है और उसको टाइप 2 डायबिटीज़ ऑलरेडी है। ठीक है, वेस्कुलर वार्ड में वो एडमिटेड है और उसको क्या होना है, फेमोरोपोप्लिटियल बाईपास होना है। ठीक है ना। अब सडनली क्या होता है, वो एक्सप्रेसिव डिस्फेजिया स्टार्ट हो जाती है, उसको एक्सप्रेसिव डिस्फेजिया, नॉट फेजिया, ओके, और राइट साइडेड वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। अब जो एचओ होती है वार्ड की एचओ, वो क्या करती है, सीटी स्कैन कराती है और देखती है उसमें कि 60% ऑफ द लेफ्ट मिडल सेरेब्रल आर्टरी की जो टेरिटरी है ना, वो इन्फेक्टेड है। ठीक है ना। अब देखें वो जो है हमारे उस वार्ड में देखा जाए तो स्ट्रोक यूनिट भेजने का प्लान बन रहा है उसको, लेकिन स्ट्रोक यूनिट में बेड्स नहीं है। ठीक है ना। अब ओवरनाइट क्या होता है, अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है पेशेंट और सीटी हेड का में क्या होता है, इट कन्फर्म्स नो ब्लीड, सीटी हेड कन्फर्म्स नो ब्लीड। तो अब पेशेंट को इधर रखना भी है और उसको मैनेज भी करना है, तो नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या होगी कहता है। तो हमारा जो आंसर होगा ना नेक्स्ट मैनेजमेंट में, उसको हम एक हेमी क्रेनिएक्टमी करेंगे। ठीक है ना। ठीक है
है ना। देखें ये पेशेंट जो है, इस पेशेंट में हुआ क्या है, सबसे पहले इन्फार्क्ट हुआ है जिसकी वजह से सेरेब्रल एडिमा बढ़ रहा है, इसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से ये जो उसकी कॉन्शियसनेस कम हो रही है ना, वो उसका ये रीज़न है, ठीक है ना। इन्फार्क्ट हुआ है, एडिमा हुआ है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है जिसकी वजह से अनकॉन्शियसनेस। देखें ऐसे पेशेंट को ज़रूरत होती है अर्जेंट न्यूरोसर्जिकल रिव्यू के लिए, ताकि डीकम्प्रेसिव हर्निएक्टमी हो सके और प्रेशर जो बढ़ रहा है जैसे स्कल के अंदर वो कम किया जा सके, ठीक है ना। इस प्रेशर को कम किया जा सके, याद रखें। याद रखें आइडियल सिचुएशन जो होती है, ऐसे सिचुएशन में जो एचओ को या फिर डॉक्टर को सोचना चाहिए कि वो कोई फर्दर एंटीप्लेटलेट या फिर एंटी कोआगुलेशन थेरेपी नहीं दे, ठीक है ना, जब तक सर्जरी प्लान ना की जाए उसकी, ठीक है ना। यानी कि जब तक सर्जरी का प्लान ना किया जाए प्रॉपर, उसको कोई भी एंटीप्लेटलेट या फिर एंटी कोआगुलेंट थेरेपी नहीं देनी चाहिए आइडियली, ओके, ठीक है ना। अब देखिए जो हेमी क्रेनिएक्टमी है, HCE मैंने इधर लिखा हुआ था, कहाँ लिखा हुआ था, HCE हेमी क्रेनिएक्टमी, ठीक है ना। इसके इंडिकेशंस क्या क्या है, इंडिकेशंस में देखो एज लेस देन 60 से साल से कम हो, क्लिनिकल डेफिसिट इन मिडल क्रेनियल आर्टरी टेरिटरी, ठीक है ना, क्लिनिकल डेफिसिट हो, कॉन्शियसनेस डिक्रीज्ड हो, ठीक है ना, कॉन्शियसनेस डिक्रीज्ड हो, और ग्रेटर देन 50% टेरिटरी इन्फॉक्ट हो, ग्रेटर देन 50% टेरिटरी इन्फॉक्ट। यहाँ पे हमारा कितना परसेंट था, 60% टेरिटरी इन्फॉक्ट नज़र आ रहा है, ठीक है ना, सही है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ट्रॉमा थीम है, थीम ट्रॉमा है, बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ये सारे ट्रॉमा के ही ऑप्शंस हैं, और फिर सिनेरियोज दिए गए हैं, ठीक है। सिनेरियो में क्या आ गया है कि सिलेक्ट करें, ठीक है। एक ऑप्शन 2 बार भी आ सकता है, 1 बार भी आ सकता है, और नहीं भी आ सकता है, ये कहा गया है इन्होंने, ठीक है ना। तो ये काफ़ी टफ सिचुएशन होती है, यानी कि कहता है कि फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन है, ए ऑप्शन आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और 2 बार भी आंसर हो सकता है, कहता है, ठीक है ना। बाकी बाद में सिनेरियोज हैं 2-3 हम देखते हैं। इसमें देखें 24 साल का लड़का लड़का है, मोटरिस्ट है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट उसको हादसा हुआ है, ठीक है, इन विच ही कोलाइड्स विद द वॉल ऑफ ए टनल, ठीक है ना, इन हेड ऑन कार क्रैश, ठीक है, हेड ऑन कार क्रैश, ठीक है, और स्पीड उसकी 85 माइल्स पर आवर, ही इज़ वेयरिंग ए सीट बेल्ट एंड द एयर बैग्स हैव डिप्लॉयड, ठीक है ना। बहरहाल ठीक है, जब रेस्क्यूअर्स आते हैं ना तो लूसिड इंटरवल में होता है, यानी कि ही इज़ लूसिड, ठीक है ना। एंड देखे ना, ही इज़ इन लूसिड इंटरवल कहने के बजाय दिस इज स्टाइलिश कि ही इज़ लूसिड, ठीक है ना, और कॉन्शियस भी होता है उस टाइम, लेकिन देन ही डाइज सडनली, ठीक है ना। तो ये ऐसा क्यों हुआ, तो कहता है, तो ये हमारा ऑप्शन है एओर्टिक ट्रांजैक्शन। याद है हमने एओर्टिक डिस्ट्रप्शन पढ़ा था, जो डिसेलरेशन इंजरी की वजह से हमारी इंजरी थी, ये देखें यहाँ पे हमने पढ़ा था, एओर्टिक डिस्ट्रप्शन डिसेलरेशन इंजरी, ठीक है। कंटेंट हीमाटोमा होता है इसमें, और वाइडेंट मीडियस्टिनम होती है, ये यही क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना, यही आंसर है, ठीक है। एओर्टिक ट्रांजैक्शंस टिपिकली अकर डिस्टल टू द लिगामेंटम आर्टरियोजम, एक MCQ है ये भी, ठीक है ना, ये टिपिकली दे अकर डिस्टल टू द लिगामेंटम आर्टरियोजम। टेम्परेरी हेमाटोमा में प्रिवेंट द इमीडिएट डेथ, ठीक है ना, डेट यूजुअली अकर्स, डेथ तो यूजुअली हो ही जाती है, लेकिन एक ट्रांजिएंट जो हीमाटोमा होता है, टेम्परेरी हीमाटोमा, वो प्रिवेंट करता है इमीडिएट डेथ को, ठीक है। दिस इज डिसेलरेशन इंजरी, जैसा कि हमने बताया, ए वाइडेंट मीडियस्टिनम में बी सीन ऑन एक्सरे, ये भी हमने पहले बताया हुआ है, ठीक है ना। तो ये याद रखें, ये डिसेलरेशन इंजरी है, एओर्टिक डिस्ट्रप्शन, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है, ठीक है ना, तो इस केस में हमारा ऑप्शन क्या हुआ, एओर्टिक ट्रांजैक्शन या एओर्टिक डिस्ट्रप्शन हो गया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद 8 देखें, तो 30 ईयर्स ओल्ड वुमन, औरत है ये, इज़ इन्वॉल्व इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, RTA बोलो, MVA बोलो, ठीक है। उसके बाद शी इज़ पैसेंजर इन अ कार इन्वॉल्व इन ए हेड ऑन कोलिजन विथ अनदर व्हीकल, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया, और ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया, हर कार इज ट्रेवलिंग एट 60 माइल्स पर आवर, शी हैज़ बीन हीमोडायनेमिकली स्टेबल थ्रू आउट विद ओनली मिनिमल टेकिकार्डिया, ठीक है ना, मिनिमल सा उसको टेकिकार्डिया है, बाकी वो स्टेबल है। ऑन एग्जामिनेशन देखिए स्पीड भी इतनी नहीं है। ऑन एग्जामिनेशन शी हैज़ मार्क्ड एब्डोमिनल टेंडरनेस एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल फ्लूड ऑन CT स्कैन, ठीक है ना, CT स्कैन में उसका फ्लूड नज़र आया है, और एब्डोमिनल टेंडरनेस है, उसको याद रखें, ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ है, ये देखें, ये इसका आंसर है ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर डिस्ट्रप्शन, DJ फ्लेक्सर डिस्ट्रप्शन इसको हम बोलते हैं, DJ फ्लेक्सर, DJF डिस्ट्रप्शन बोल दो, DJF,
DJF डिसरप्शन, ठीक है ना। दिस इज अनदर साइड ऑफ सडन डिसेलरेशन इंजरी, ठीक है ना। जिस तरह एओर्टा थी ना डिसेलरेशन इंजरी में, ये जो DJF है ना, ये दूसरी साइड है जहाँ पे डिसेलरेशन की वजह से इंजरी होती है, ठीक है ना। गिवन द लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड, फ्री फ्लूइड, इफ इट वर ब्लड, देन अ ग्रेट डिग्री ऑफ हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी वुड बी एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। देखें जबकि ये जो है हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, ठीक है ना, तो अगर वो ब्लड होता तो उसकी हीमोडायनेमिकली वो इंस्टेबिलिटी हो जाती है उसकी, ठीक है ना। तो अब तक हमारे पास क्या आ गए, देखिए अभी तक हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए हैं साइट्स ऑफ डिसलोकेशन इंजरी में, एक एओर्टिक डिसरप्शन एओर्टा है और दूसरी DJF है, डेड्यूनोजेजुनल फ्रैक्चर है, ठीक है ना। ठीक है ना। इसके अलावा लास्ट MCQ है 9वां, तो 17 साल का बच्चा है, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ है और वो उसको मोटरसाइकिल ने फेंक के बाहर फेंक दिया, थ्रोन, याद है वो जो गुलाजिम पेट्रोल पंप वाला हादसा बचपन में जो देखा था, उसी तरह ही फेंका है उसको, ठीक है ना। और एडमिशन ही हैज़ डिस्टेंडेड नेक, ठीक है, और उसके बाद वीक पल्स है उसकी और ट्रेकिया इज सेंट्रल। देखें डिस्टेंडेड नेक है तो रेज JVP शो हो रहा है, ठीक है ना। वीक पल्स है, हाइपो टेंशन उसको नज़र आ रही है, ठीक है। और याद रखें ये जो है कार्डियक टेम्पोनाट की वाली सिचुएशन नज़र आ रही है, ठीक है, ठीक है ना। लेकिन कार्डियक टेम्पोनाट तो हमारे ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा इस केस में, हीमोपेरिकार्डियम, यानी कि ये हार्ट है ना, हार्ट है, हार्ट के बाहर ब्लड जमा हो रहा है या ये पेरिकार्डियम है, तो इसको हम हीमोपेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है ना। कार्डियक टेम्पोनाट का वो बैकस्ट्राइड याद है, बैकस्ट्राइड जिसमें हाइपोटेंशन था, ठीक है ना। इसके अलावा हाइपोटेंशन के अलावा क्या था, हाइपोटेंशन के अलावा, ठीक है ना, ये देखें बैकस्ट्राइड, कार्डियक टेम्पोनाट का बैकस्ट्राइड क्या है, हाइपोटेंशन, रेज JVP और मफल्ड हार्ट साउंड या फिर रिड्यूस हार्ट साउंड, ठीक है ना। इसके अलावा हमने ये भी बोला था कि पल्सस पैराडॉक्सस इसमें हो सकती है, ठीक है, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पे हमने कहा था ना पल्सस पैराडॉक्सस भी कार्डियक टेम्पोनाट में हो सकती है, और हमने ये भी कहा था इवन 100 ml ऑफ ब्लड कैन प्रोड्यूस कार्डियक टेम्पोनाट, ठीक है, ठीक है ना। तो इसी तरह ऑप्शन में कार्डियक टेम्पोनाट नहीं है तो हम हेमो पेरिकार्डियम ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। दिस इज द मोस्ट लाइकली कार्डियक टेम्पोनाट प्रोड्यूस बाय हीमो पेरिकार्डियम, ठीक है। तो हेमो पेरिकार्डियम की वजह से कार्डियक टेम्पोनाट हुआ है इस पेशेंट को, ठीक है ना। यानी कि वो कहता है यही बात है कि 100 ml ब्लड भी टेम्पोनाट क्रिएट कर सकता है, एज क्योंकि पेरिकार्डियल सेक जो होती है ना वो डिस्टेंसिबल नहीं होती, याद रखें, इसीलिए तो कम ब्लड उसको डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है ना। डायग्नोसिस इज सजेस्टेड बाय वही सारे का सारा बैकस्ट्राइड है, रिड्यूस हार्ट साउंड्स या फिर मफल्ड हार्ट साउंड्स, पैराडॉक्सिकल पल्स, पल्सस पैराडॉक्सस जिसको हम बोलते हैं, रेज्ड JVP, ठीक है। इसी तरह फिर क्या हाइपोटेंशन, ठीक है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि 14 साल का बच्चा है, ठीक है, अपेंडिसाइटिस हुआ है और सर्जिकल यूनिट में वो एडमिट हुआ है ऑपरेशन के लिए, ठीक है। ही इज़ नॉर्मली फिट है और वेल है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम मेटोक्लोप्रामाइड द पेशेंट हैज़ हैड नो अदर मेडिकेशन, सिर्फ उसको मेटोक्लोप्रामाइड दी गई है, ठीक है ना। तो द नर्सिंग स्टाफ कंटेक्ट यू एज द पेशेंट इज़ एक्टिंग स्ट्रेंज, ये बिल्कुल वही मेरा वाला MCQ है, याद है। और ऑन एग्जामिनेशन ही इज़ एजिटेटेड, एजिटेशन है उसको, और क्लेंच जॉ है और हिज आइज आर डेविएटेड अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ डेविएटेड हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो ये असल में देखिए एक्स्ट्रा पायरामिडल जो डिसऑर्डर है, ठीक है ना, उसके अंदर फिर ओक्यूलो गायरिक क्राइसिस है इसको, ठीक है। किसकी वजह से, मेटोक्लोप्रामाइड की वजह से, बिल्कुल ज़बरदस्त, ठीक है ना। ये देखिए दिस इज़ क्लासिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ओक्यूलो गायरिक क्राइसिस, ओक्यूलो गायरिक क्राइसिस अ फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा पायरामिडल डिसऑर्डर, ठीक है। एन ओक्यूलो गायरिक क्राइसिस इज एन एक्यूट डिस्टोनिक रिएक्शन, ये असल में होता है एक्यूट डिस्टोनिक रिएक्शन होता है। अगर ऑप्शन में ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस नहीं है तो इसको आप एक्यूट डिस्टोनिक रिएक्शन बोल देंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है ना। दिस इज प्रिसिपिटेटेड बाय एंटीसाइकोटिक्स हेलोपेरिडोल एंड मेटोक्लोप्रामाइड इज इन ससेप्टिबल इंडिविजुअल्स, याद रखें, देखिए ससेप्टिबल इंडिविजुअल्स की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है ना, विद जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है इसके लिए, ठीक है ना, याद रखें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है। और ट्रीटमेंट इज़ विद प्रोसाइक्लिडीन, इंट्रामस्कुलर आप प्रोसाइक्लिडीन देंगे, याद रखें। बाकी सारी बातें तो हमें पता थी, हमें पता नहीं था तो ये था कि एक्यूट डिस्टोनिक रिएक्शन है, ये ओक्यूलोगायरिक जो क्राइसिस है, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, ओवरऑल एक्स्ट्रा पायरामिडल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है ना, याद रखें। ससेप्टिबल इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है इसके लिए, ठीक है ना, ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस के लिए, सही है।
ठीक है ना। अब नीचे कहता है कि जो ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस है वो क्या है, वो कहता है एक्यूट डिस्टोनिक रिएक्शन, वही बात है, टू सर्टेन ड्रग्स रिएक्शन, एक्यूट डिस्टोनिक रिएक्शन टू सर्टेन ड्रग्स और मेडिकल कंडीशंस। ठीक है, इसी तरह फीचर्स क्या होता है, रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, इनवॉलंटरी अपवर्ड डेविएशन ऑफ द आइस होती है, ये तो हमने पहले ऑब्जर्व किए हुए हैं ये सारी की सारी चीज़ें। कॉजेज क्या है, फिनोथाइजीन्स, हेलोपेरिडोल, मेटोक्लोप्रामाइड, ठीक है ना, और पोस्ट इंसेफेलिटिक पार्किंसंस डिजीज, ठीक है, इसमें भी होता है, ठीक है ना। इसीलिए इधर कहा गया सर्टेन मेडिकल कंडीशंस और ड्रग्स की बात की। ड्रग्स में हमारे पास फिनोथाइजीन है, हेलोपेरिडोल है, मेटोक्लोप्रामाइड, ये तो बहुत फेमस है इसके लिए, ठीक है ना। आपको याद है वो पेशेंट जो ऐसे ज़बान खोल के बैठा हुआ था, वो पेशेंट जो आइस अपवर्ड कर रहा था, ठीक है ना, सिटी में भी और एनएमसी में भी, ठीक है। मैनेजमेंट इसकी वही प्रोसाइक्लिडिन देंगे और आईएम देंगे, ठीक है ना, सही है, ठीक है ना। एक बार फिर अगेन देखें, ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस इज एन एक्यूट डिस्टोनिक रिएक्शन टू सर्टेन ड्रग्स एंड कंडीशंस। कंडीशंस की एग्जांपल पोस्ट इंसेफेलिटिक पार्किंसंस डिजीज और ड्रग्स एमपीएच, मेटोक्लोप्रामाइड, फिनोथाइजीन्स, हेलोपेरिडोल, एमपीएच निमोनिक, आपने याद रखना है, ठीक है ना। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि 6 साल का बच्चा है, पुल्स ओवर अ केटल एंड सफर सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न, ठीक है ना। देखें पार्शियल थिकनेस बर्न जो दो किस्म का होता है, एक सुपरफिशियल और एक डीप, ठीक है ना। इसको कहते हैं डीप पार्शियल थिकनेस बर्न, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न, ठीक है। टू इस लेग्स को हुआ है, चाहे गिरी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अकर का है, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें होंगी लेकिन सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न में कभी भी डैमेज टू स्वेट ग्लैंड नहीं होता, ठीक है ना। दिस विल नॉट अकर, बाकी सारे अकर होंगे। क्या क्या अकर होंगे, प्रिजर्वेशन ऑफ हेयर फॉलिकल होगी, फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स और बुल्ली, ये तो होगी कॉमन सेंस। हीलिंग बाय रीइपिथेलियलाइजेशन, ये भी होगी सुपरफिशियल। द बर्न एरिया विल बी पेनफुल, डेफिनेटली कॉमन सेंस है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्सेप्ट देखें डैमेज टू स्वेट ग्लैंड्स नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। अब क्या है, ठीक है, पार्शियल थिकनेस बर्न्स आर डिवाइडेड इनटू सुपरफिशियल एंड डीप बर्न्स, वही मैंने कहा ना, पार्शियल थिकनेस बर्न्स आर डिवाइडेड इनटू सुपरफिशियल एंड डीप बर्न्स। हाउएवर दिस इज ऑफन नॉट पॉसिबल ऑन इनिशियल असेसमेंट एंड इट मे बी अ वीक और मोर बिफोर द डिस्टिंक्शन इज क्लियर कट, ठीक है। यानी कि कहता है कि कोई भी पार्शियल थिकनेस बर्न जो है वो सुपरफिशियल है या डीप है, इनिशियल जो असेसमेंट है ना, इनिशियल असेसमेंट में हमें पता नहीं चलता, ठीक है ना, याद रखें। ये कहता है कि इनिशियल असेसमेंट में पता नहीं चलता कि ये जो है ना सुपरफिशियल है या डीप है, और अक्सर ये कहता है कि इट मे बी ए वीक और मोर बिफोर द डिस्टिंक्शन इज क्लियर कट, ठीक है ना। एक हफ्ते से ज़्यादा भी लग सकता है पता लगाने में कि सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न है या डीप पार्शियल थिकनेस बर्न है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप बर्न यूनिट में या सर्जिकल उसमें इमरजेंसी में प्रोफेसर आपसे कहता है कि यार चेक कर लो ये सुपरफिशियल थिकनेस बर्न है या पार्शियल थिकनेस बर्न है, तो आपका आंसर क्या होगा, देखें दिस इज़ ऑफन नॉट पॉसिबल। देखें सर ऑफन वाली बात है, नॉट ऑलवेज, ठीक है। अब देखिए कहेंगे कि ऑफन नॉट पॉसिबल है, तो सर राइट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न और डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। इट विल टेक अ वीक, मे बी आफ्टर अ वीक वी कैन डिस्टिंग इट फ्रॉम सुपरफिशियल एंड डीप, आप ये कह सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना। इसके अलावा देखें डर्मल जो अपेंडेजेस है ना सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न में, दीज डर्मल अपेंडेजेस विल बी इंटैक्ट। याद रखें एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें कि जो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न है ना, दे विल हील, टिपिकली हील बाय रीइपिथेलियलाइजेशन व्हाइल डीप बर्न्स विल हील बाय स्कैरिंग, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, पार्शियल थिकनेस बर्न्स सुपरफिशियल टाइप के होते हैं, डीप टाइप के होते हैं। डीप जो है हील बाय स्कैरिंग, सुपरफिशियल बर्न्स हील बाय इपिथेलियलाइजेशन, ठीक है ना। एक और बात याद रखें हमने जो पढ़ा कि डर्मल अपेंडेजेस आर इंटैक्ट इन सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न्स, ठीक है, ठीक है ना। इसके अलावा देखें बर्न्स की अगर हम देखें ना टाइप्स बयान करना शुरू कर दें यहाँ पे, तो देखें एक है हमारे पास सुपरफिशियल बर्न जिसको ऑल्सो नोन एज एपिडर्मल बर्न कहते हैं। दूसरा है हमारे पास फुल थिकनेस बर्न, ठीक है, फुल थिकनेस बर्न एक अलग एंटिटी है इसकी, ठीक है ना, दूसरा हो गया। अच्छा उसके बाद देखें जो पार्शियल थिकनेस बर्न्स की फिर मजीद टाइप्स हैं, ठीक है ना, तीसरे की मजीद टाइप्स है, तो इसको हम तीसरा कहते हैं सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न, और फिर इसको हम चौथा कहते हैं क्या, डीप पार्शियल थिकनेस बर्न, ठीक है ना। या फिर आप इसको 1 2 3 4 सही कर दें, क्योंकि ऊपर से नीचे तक की तरफ आएंगे ना, सबसे पहले सुपरफिशियल फिर फुल थिकनेस की तरफ आएंगे, ठीक है। तो उससे अच्छा है 1 मिनट, इसको 1 कर दें, इसको 2 कर दें, इसको 3 कर दें, इसको 4 कर दें, ठीक है ना।
तो ये टाइप्स है बर्न की, 1 2 3 4, ये दो हैं पार्शियल थिकनेस बर्न की टाइप, सुपरफिशियल और डीप। इस सुपरफिशियल और इस सुपरफिशियल में देयर इज़ हेल ऑफ डिफरेंस, इनको कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है ना। ठीक है ना। उसके बाद देखें कि यहाँ पे थोड़ी सी और डिटेल पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बर्न की। सबसे पहले एपिडर्मल, जिसको हमने सुपरफिशियल कहा था। देखें स्किन लेयर्स अफेक्टेड, इसमें एपिडर्मिस अफेक्टेड है, नाम से ही जाहिर रहता होता है एपिडर्मल, एपिडर्मिस अफेक्टेड होती है इसमें, ठीक है। उसके बाद स्किन अपीयरेंस रेड मॉइस्ट, देखें आपको पता है ना, जैसा सुपरफिशियल को बर्न हो, सुपरफिशियल वो होता है तो रेड मॉइस्ट स्किन होती है, कॉमन सेंस है, खुद भी नज़र आता है, कई बार हम खुद भी जले हैं, ठीक है। और उसके बाद ब्लैंचिंग भी होती है उसमें, ठीक है, ब्लैंचिंग भी होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले टाइप ऑफ बर्न है कॉलम में, उसके बाद स्किन लेयर्स अफेक्टेड, ठीक है, लेयर्स अफेक्टेड है, उसके बाद अपीयरेंस है, ठीक है ना, ए, उसके बाद ब्लैंचिंग है, और उसके बाद मैनेजमेंट है, ठीक है ना, लेब मैनेजमेंट, LAB मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो यार सुपर टी है टाइप, उसके बाद लेब, उसके बाद मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब ज़ुबानी हम बोल सकते हैं क्या, ठीक है ना। अगेन टाइप ऑफ बर्न, L से लेयर्स अफेक्टेड, उसके बाद अपीयरेंस ऑफ द स्किन, उसके बाद ब्लैंचिंग, और उसके बाद मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा एपिडर्मल या सुपरफिशियल। अब देखते हैं पार्शियल थिकनेस पढ़ते हैं। पार्शियल थिकनेस में पहले हम सुपरफिशियल पढ़ेंगे फिर डीप पढ़ेंगे। सुपरफिशियल देखें, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस में हमारे पास लेयर्स अफेक्टेड हैं, एपिडर्मिस डेफिनेटली ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ना, तो एपिडर्मिस तो होगी ही होगी इसमें, एंड पार्ट ऑफ द पेपिलरी डर्मिस, पार्ट ऑफ, ठीक है ना, याद रखें पार्ट ऑफ पेपिलरी डर्मिस, ठीक है ना। और अपीयरेंस कैसी होगी, पेल होगी और ड्राई होगी, जिसमें पार्ट हो इन्वॉल्व हो रहा है उसमें पेल और ड्राई होगी, ठीक है ना। उसके बाद ब्लैंचिंग इसमें भी यस है, ठीक है। ऊपर से नीचे आए तो देखें 2 में ब्लैंचिंग हो रही है और लास्ट 2 में ब्लैंचिंग नहीं हो रही है, किसमें फुल थिकनेस और डीप में ब्लैंचिंग नहीं हो रही है, ठीक है ना। जितना डीपर जाएंगे ब्लैंचिंग नहीं होगी, जितना सुपरफिशियल होगा ब्लैंचिंग होगी, ठीक है। तो पेल ड्राई है इसमें, किसमें, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस में, स्किन की अपीयरेंस। और उसके बाद नॉर्मली हील्स विथ नो इंटरवेंशन, याद रखें इसको कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती। हमने कहा था ना हील्स विथ रीपिथिलियलाइजेशन, ये देखें यहाँ पे हमने लिखा ये, ठीक है ना। उसके बाद आ जाए हमारे पास डीप पार्शियल थिकनेस। डीप पार्शियल थिकनेस डेफिनेटली ये सारा तो होगा ही होगा, एपिडर्मिस होगी, इधर पार्ट ऑफ पेपिलरी डर्मिस था ना, तो इधर होल पेपिलरी डर्मिस अफेक्टेड है, ठीक है ना, डीप में, ठीक है ना। और उसके बाद डेफिनेटली जो चीज़ डीप जा रही है तो होल पेपिलरी डर्मिस ही अफेक्ट करेगी ना, ठीक है। उसके बाद देखें मोटल्ड रेड कलर होगा अपीयरेंस में, ठीक है, मोटल्ड रेड कलर, जो जितना डीप मट्टी, ठीक है, मोटल्ड डीप जाओगे नीचे खोदने के लिए मट्टी, ठीक है, मोटल्ड रेड कलर होगा, ठीक है। और उसके बाद डेफिनेटली हमने कहा था कि 2 में है 2 में नहीं है, तो ब्लैंचिंग नहीं होगी। और डेफिनेटली इसमें मैनेजमेंट में नीड्स सर्जिकल इंटरवेंशन डिपेंडिंग ऑन द साइट, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द साइट सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद फुल थिकनेस बर्न की बात करें तो डेफिनेटली होल स्किन इसमें इन्वॉल्व होगी, सबक्यूटेनियस टिश्यू भी इन्वॉल्व होगा। देखिए 2 चीज़ें हैं इसमें, होल स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू। बार बार डेफिनेटली मुंह में आ रहा है, पता नहीं क्या वजह है, ठीक है। उसके बाद फुल थिकनेस में फिर देखो तो अपीयरेंस कैसी होगी, ड्राई लेदरी हार्ड वूंड होगा, लेदरी, ठीक है, लेदरी है, ठीक है ना। और उसके बाद ब्लैंचिंग नहीं है इसमें, और रेफ़र किया जाएगा पेशेंट बर्न सेंटर, ठीक है ना, इसका ट्रीटमेंट होगा। हमने किया ना बर्न पेशेंट में, बर्न सेंटर में कितने पेशेंट्स हमने मैनेज किए हैं बर्न के, ठीक है ना, तो वो फुल थिकनेस बर्न के हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो एक और है कि डेप्थ ऑफ बर्न असेसमेंट कैसे की जाए, तो BS, ठीक है, बैस, ठीक है ना। B से ब्लीडिंग और नीडल प्रिक, B से ही ब्लैंचिंग टू प्रेशर, ठीक है, A से अपीयरेंस और S से क्या है, सेंसेशन, ठीक है ना। तो इस तरह आपने देखना है, बैस देखना है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ बर्न एस्टिमेशन की बात करें तो देखें लर्न्ड एंड ब्रॉडर चार्ट जो है मोस्ट एक्यूरेट होता है इवन इन चिल्ड्रन में, ठीक है ना, मोस्ट एक्यूरेट लर्न ब्रॉडर चार्ट है। वेलेस रूल ऑफ 9, ये तो हमने बहुत बार किया हुआ है, ठीक है ना, वेलेस रूल ऑफ 9 होता है। और पामर सरफेस एरिया ऑफ द पाम 0.8% बर्न होता है, ठीक है ना। उसके अलावा देखें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रेटर देन 15% अगर बॉडी सरफेस बर्न होना, ग्रेटर देन 15%, अगर आप इन मेथड्स के थ्रू आपने सरफेस एरिया देखा है बर्न का और वो ग्रेटर देन 15% आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट में अर्जेंट आपको फ्लूइड रिसस्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना।
ठीक है ना। उसके बाद देखें कि ट्रांसफ़र टू बर्न सेंटर कब करेंगे आप, एक डॉक्टर हैं आप, और आप कब एक पेशेंट आता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि यार इसको बर्न सेंटर ट्रांसफ़र करना है या नहीं करना है। देखें एक बात तो हमें पता चली थी यहाँ इस टेबल से, फुल थिकनेस बर्न बर्न सेंटर, ठीक है ना, फुल थिकनेस बर्न है तो बर्न सेंटर तो भेजना ही पड़ेगा लाला, ठीक है ना। उसके बाद देखें कि ठीक है ना, नीड बर्न शॉक रिसस्टेशन, ठीक है, अगर उसको बर्न शॉक रिसस्टेशन की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप रेफ़र करेंगे, ठीक है, ट्रांसफ़र करेंगे। फेस पे, हैंड्स पे, जेनाइटल्स पे अफेक्टेड हैं तो आप बर्न सेंटर भेज देंगे। डीप पार्शियल थिकनेस और फुल थिकनेस बर्न्स हैं, हमने यहाँ पे देखो फुल थिकनेस बर्न्स में से बर्न सेंटर लिखा था, लेकिन इन्होंने अभी कहा कि डीप पार्शियल थिकनेस में भी हम बर्न यूनिट रेफ़र करेंगे, बर्न सेंटर रेफ़र करेंगे, ठीक है। और सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल बर्न्स हों तो भी आप बर्न सेंटर भेज देंगे पेशेंट को, ठीक है, ठीक है ना। इसी तरह स्टेरोटोमीज़ की हम बात की जाए तो स्टेरोटोमीज़ आर इंडिकेटेड व्हेन देयर इज सर्कमफेरेंशियल फुल थिकनेस बर्न्स हों, ठीक है ना, ठीक है ना। देखें अगर ये आर्म है या लेग है तो इसका होल उसको फुल थिकनेस बर्न हो, या फिर टॉर्सो है, ठीक है, ये बॉडी में भी अगर इधर होल फुल थिकनेस बर्न हुआ है, ठीक है ना, तो भी हम स्टेरोटोमीज इंडिकेटेड हैं इस जगह में, ठीक है ना, हम स्टेरोटोमीज करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, यानी कि इंडिकेटेड इन सर्कमफेरेंशियल, फुल सर्कमफेरेंस में फुल थिकनेस बर्न्स हो, टू द टॉर्सो बॉडी में और लिम्स में, हाथ या पाँव में, ठीक है, इसी टांग या बाजू में, ठीक है। इसी तरह careful division of the encasing band of burn tissue will potentially improve ventilation if the burn involves torso। क्या कहता है कि अगर इस जगह में टॉर्सो में अगर वो बैंड है, बर्न का बैंड है, तो इसकी केयरफुल आप अगर करेंगे स्टेरोटमी तो वेंटिलेशन बहुत फिट इम्प्रूव हो सकती है, कहता है। इसी तरह अगर एक्सट्रीमिटीज़ में, लिम्स में, टांग में या इधर हाथ में अगर ये बैंड वो है, क्या कहते हैं, इनकेसिंग बैंड हुआ है बर्न का, इनकेसिंग बैंड वर्ड यूज़ किया गया है, इनकेसिंग बैंड ऑफ बर्न, ठीक है ना। अगर इस जगह में बर्न है तो इसकी रिलीफ से क्या हो सकती है, सही तरीके से उसकी मूवमेंट और जो है ना क्या कहते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम से बचा जा सकता है, कहता है, ठीक है, ठीक है ना। क्या कहता है, अगर इनकेसिंग बैंड टॉर्सो में है तो अगर इसको हम सही तरीके से करेंगे तो हम फिट वेंटिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। अगर लिम्स में है तो इसको हम अगर सही तरीके से स्टेरोटोमी करेंगे तो हम क्या क्या करेंगे, कंपार्टमेंट सिंड्रोम से हम बच सकते हैं और दूसरा एडिमा से हम बच सकते हैं, ठीक है ना, दोनों चीज़ें से हम बच सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यू आर कॉल्ड टू एक्यूट सर्जिकल यूनिट, आपको बुलाया गया है, ठीक है। पेशेंट हु हैज़ शॉर्ट गन सिंड्रोम, शॉर्ट गट सिंड्रोम, नॉट गन, शॉर्ट गट सिंड्रोम है एक ऐसे पेशेंट को जिसको शॉर्ट गट सिंड्रोम है, उसको फिर क्या हुआ है, ब्रॉड कम्प्लेक्स टेकिकार्डिया हुआ है, ठीक है ना, उसको शॉर्ट गट सिंड्रोम था जिसकी वजह से क्या हुआ है, ब्रॉड कम्प्लेक्स टेकिकार्डिया हुआ है। यू सस्पेक्टेड डायग्नोसिस ऑफ वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, आप सोच रहे हैं कि उसको वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली प्रिसिपिटेंट, ठीक है ना, तो इसमें क्या कहता है, हाइपोग्लाइसीमिया है, बिसोप्रोलोल है, हाइपोमैग्नीसीमिया है, डिहाइड्रेशन है, हाइपर थायराइडिज्म है, तो हमारा आंसर क्या है, हाइपो मैग्नीसीमिया है उसको, ठीक है, सॉरी हाइपोमैग्नीसीमिया उसका आंसर है, ठीक है ना। ये देखिए हाइपोमैग्नीसीमिया आंसर है, सही है, ठीक है ना। देखिए जो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है ना, ये एक ब्रॉड कम्प्लेक्स टेकिकार्डिया होती है, ठीक है ना, ये एक क्या होती है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया इज अ ब्रॉड कम्प्लेक्स टेकिकार्डिया, ठीक है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेंट्रिकुलर एक्टोपिक फोकस, ठीक है ना, कहाँ से निकलती है, वेंट्रिकुलर एक्टोपिक फोकस से ये निकलती है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है ना, याद रखें वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया जो होती है ना, इसकी अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है इसकी, ठीक है ना, अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से हो सकता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को ये प्रिसिपिटेट करती है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब अगर हम वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की फॉर्म्स की बात करें तो दो फॉर्म्स है, मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होती है और एक होती है पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होती है, ठीक है, ठीक है। जो मोनोमॉर्फिक जो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होती है, इसकी मोस्ट कॉमन कॉज जो होती है ना वो एम आई होती है, ठीक है ना।
ठीक है ना। जबकि पॉलीमॉर्फिक जो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होती है, इसकी एक टाइप होती है, इसकी एक सब टाइप होती है, उसको हम क्या कहते हैं, टोर्सेट्स डी पॉइंटेस, यानी कि टोर्सेट्स डी पॉइंटेस एक सब टाइप है किसकी, पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की। ठीक है ना। अच्छा, ये जो टोर्सेट्स डी पॉइंटेस है, इसको प्रिसिपिटेट कौन करता है, प्रिसिपिटेट करता है प्रोलॉन्गेशन ऑफ क्यूटी इंटरवल हो तो टोर्सेट्स डी पॉइंटेस प्रिसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना। अब अगर हमें पता चले कि क्यूटी इंटरवल को कौन कौन प्रोलॉन्ग करता है, तो हमें ऑटोमेटिकली हमें यह भी पता चल जाएगा कि टोर्सेट्स डी पॉइंटेस को कौन कौन कॉज प्रिसिपिटेट करता है या कॉज करता है, और उसके थ्रू हमें यह भी पता चलेगा कि पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया कौन कौन कराता है। तो ठीक है ना। इसमें अगर हम कॉजेज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल देखना चाहें तो देखें, दो चीज़ें हैं हमारे पास, इसको हम कंजेनिटल और ड्रग्स में कन्वर्ट करते हैं। कुछ हमारे पास ड्रग्स हैं जो काज करती हैं प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, और कुछ हमारे पास कंजेनिटल इश्यूज हैं जो प्रोलॉन्ग करते हैं क्यूटी इंटरवल। ठीक है ना। ठीक है ना। तो प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल की जो कंजेनिटल काजेज हैं, इसमें एक है हमारे पास जेरवेल लैंग नील्सन सिंड्रोम, जेरवेल लैंग नील्सन सिंड्रोम, लंगड़ी जेरी, जेरवेल लैंग नील्सन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, डेफनेस भी होती है, साथ में एसोसिएटेड होती है। ठीक है ना। ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू एबनॉर्मल पोटेशियम चैनल्स की वजह से होता है। जब पोटेशियम चैनल्स एबनॉर्मल होते हैं तो डेफनेस भी होती है। ठीक है। जबकि दूसरी जो कॉज है वो रोमानो वार्ड सिंड्रोम, वार्ड तो याद, वार्ड है, रोमानो, ठीक है ना, रोमानो वार्ड सिंड्रोम, इसमें डेफनेस नहीं होती। ठीक है ना। इसी तरह जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स में हमारे पास एमायोडेरोन है, याद रखें, ड्रग्स को हम थोड़ा सा अलग करके पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो मोर प्रिसाइसली देखें, प्रोलॉन्गेशन ऑफ क्यूटी इंटरवल कौन कौन कराता है, कंजेनिटल वो हमने पढ़ लिया, ड्रग्स और अदर्स भी हैं कुछ। ठीक है, एमायोडेरोन ड्रग्स में देखें, सबसे पहले एमायोडेरोन देखें, उसके बाद सोटालोल है। ठीक है ना, उसके बाद सोटालोल है, उसके बाद क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आता है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फ्लूक्सेटीन है, फ्लूक्सेटीन है। उसके बाद हमारे पास आता है इरिथ्रोमाइसिन है। ठीक है ना, इरिथ्रोमाइसिन है। उसके बाद टर्बिनाफिन है। ठीक है, नहीं, टर्फिनाडीन है, ये दूसरी है, टर्बिनाफिन दूसरी होती है, ये टर्फिनाडीन है। और उसके बाद हमारे पास आता है और है क्लोरोक्वीन। ठीक है ना, क्लोरोक्विन। अब एक पेशेंट है, वो ऑलरेडी एमायोडेरोन पे है। ठीक है ना, ऑलरेडी वो एमायोडेरोन पे है, तो उसको आप सुसरीस या फिर फ्लुक्सेटिन वगैरह नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप अगर ये देंगे तो आप दो ऐसे सोर्सेस उसको दे रहे होंगे, ठीक है ना, जिनकी वजह से क्या हो सकता है, उसको प्रोलॉन्गेशन, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन हो सकता है, जिसकी वजह से फिर क्या हो सकता है कि टॉर्सेट्स, डी पॉइंटीस हो सकता है, पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अदर्स में देखें क्या क्या है। ठीक है ना, तो अदर्स में हम देखते हैं, अदर्स में सबसे पहले अदर्स में टॉप पे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स, बाकी सारी छोड़ छोड़ के इलेक्ट्रोलाइट्स याद रखें। इलेक्ट्रोलाइट्स में देखिए हाइपोकेलीमिया, कैल्सीमिया, ये कि मैंने सी से लिखा है। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकेलीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया, यही तो हमारा आंसर है। हाइपोमैग्नीसीमिया की वजह से उसको पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हुआ है। ठीक है ना। इसके अलावा हाइपोथर्मिया भी है। ठीक है, इसके अलावा एमआई और मायोकार्डाइटिस, दिल से रिलेटेड चीज़ें हैं, दिमाग से रिलेटेड क्या है, सब एरेक्नॉइड हिमरेज है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है क्यूटी प्रोलॉन्ग करती हैं। जब क्यूटी प्रोलॉन्ग होता है ना, तो क्यूटी प्रोलॉन्ग होता है तो टॉर्सेट्स डी पॉइंटीज होता है। टॉर्सेट्स डी पॉइंटीज इज अ सब टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ठीक है ना, जो कि एक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की किस्म है। दूसरी किस्म क्या है, मोनोमॉर्फिक है। ठीक है ना, याद रखें, सही है। तो ठीक है ना, ये एक बहुत अच्छा सिनेरियो था कि उस पेशेंट का जो शॉर्ट गट सिंड्रोम के साथ है, शॉर्ट गट सिंड्रोम के साथ है। अच्छा, उसके बाद ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया उसको हुआ है। ठीक है ना। तो देखें, जब भी इस तरह का कोई पेशेंट हो, फॉर एग्जांपल सर्जिकल यूनिट में कोई पेशेंट इस तरह का आपके पास मौजूद हो जो कि अचानक ही उसको वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में जाके, ठीक है ना, मर भी जाते हैं कुछ ऐसे पेशेंट्स। तो इस तरह के पेशेंट्स में आप सबसे पहले देखें कि ड्रग्स कौन सी ले रहा है वो। ठीक है ना, ड्रग्स को इवेल्युएट करें, कोई एमायोडेरोन तो नहीं ले रहा, सोटालोल तो नहीं ले रहा, क्लास 1 एंटी एरिथमिक्स तो नहीं ले रहा, जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स तो नहीं ले रहा, फ्लुक्सेटीन तो नहीं ले रहा, इरिथ्रोमाइसिन वगैरह तो नहीं ले रहा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ड्रग्स के अलावा फिर उसकी कंडीशन देख ले, इलेक्ट्रोलाइट्स देख ले, इलेक्ट्रोलाइट्स में उनमें देखें कोई हाइपो में तो नहीं है, हाइपोथर्मिया में तो नहीं है। ठीक है, फिर एमआई और मायोकार्डाइटिस वगैरह आप इसी चीज़ से आपको पता चल जाएगा। सरप्राइजिंगली यहाँ पे देखें तो सब एरेक्नॉइड हीमरेज भी है।
ठीक है ना। ये सारी तो कॉजेज है क्यूटी इंटरवल की ना, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल की। प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल फिर आपको पता है टॉर्सेट डिसपॉइंटिस और भी फिर वो पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया कराता है, ठीक है ना। ठीक है ना। अब ये कहता है कि बेस्ड ऑन करंट गाइडलाइंस विच ऑप्शन रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ द हेड इंजरीज इज फॉल्स कहता है, याद रखें फॉल्स पूछ रहा है। तो ओपियोइड्स शुड बी अवॉइडेड, ये गलत है। हम ओपियोइड्स दे सकते हैं, ठीक है ना, हेड इंजरीज में, ठीक है ना, पेन रिलीफ के लिए, ठीक है। दूसरे ऑप्शन से जो सारे सही है ये वाले, ठीक है। कंसीडर इंट्यूबेशन करेंगे हम, अगर जीसीएस लेस देन 8 है तो इंट्यूबेट करेंगे। इमीडिएट सीटी हेड करेंगे इफ देर इज ग्रेटर देन 1 एपिसोड ऑफ वोमिटिंग, ये भी सही है। हाफ आर्ली जीसीएस के असेसमेंट करेंगे अंटिल जीसीएस इज 15, ठीक है। और उसके बाद कांटेक्ट करेंगे हम न्यूरो सर्जन्स को इफ सस्पेक्टेड पेनिट्रेटिंग इंजरी, ये भी सही है। ये सारे ऑप्शन सही हैं एक्सेप्ट दिस वन, ठीक है ना। अच्छा देखें, पेन शुड बी कंट्रोल्ड विथ ओपिएट्स प्रेफरेबली, ठीक है, एज दिस अवॉइड्स डिस्ट्रेस एंड हाइपरटेंशन पोस्ट इंजरी, ठीक है ना। प्रेफरेबली ओपियोइड्स यूज़ करेंगे क्योंकि इससे हम डिस्ट्रेस से पेशेंट को बचाएंगे और हाइपरटेंशन से पेशेंट को बचाएंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। फिर देखें हेड इंजरी की मैनेजमेंट में नाइस गाइडलाइंस की जो समरी है ना, एनआईसी नाइस गाइडलाइंस की, देखें ऑल पेशेंट शुड बी असेस्ड, ठीक है ना, विद इन 15 मिनट्स ऑन अराइवल टू एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी, ठीक है ना। एक पेशेंट आया है, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी में आया है, तो 15 मिनट के अंदर अंदर हमने उसको एग्जामिन करना है। तो ये देखें 15 मिनट एक गैप है, ठीक है। अक्सर पेशेंट्स आगे चिल्लाते हैं तो यू कैन वेट फॉर 15 मिनट्स इवन, ठीक है, बट डोंट वेट, ठीक है। इसी तरह डॉक्यूमेंट ऑल 3 कंपोनेंट्स ऑफ द जीसीएस, ठीक है ना, जीसीएस को डॉक्यूमेंट करेंगे, ठीक। अब देखें जो एनआईसीई गाइडलाइंस हैं जो उसकी समरी हम यहाँ पे बयान करते हैं, ठीक है ना। हेड इंजरी की मैनेजमेंट की बात की जाए तो देखें आपने पेशेंट को क्या करना है, विद इन 15 मिनट्स ऑफ द प्रेजेंटेशन, जैसे ही वो ईआर में आएगा 15 मिनट के अंदर अंदर असेस करना है, ठीक है ना। असेसमेंट में फिर आपने उसका जीसीएस देखना है। देखिए यहाँ पे कल करीब से देखो तो यहाँ पीएच लिखा हुआ है, पीएच का किस चीज़ का है आपको पता है ना, ये पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद देखें इसमें आपने आई मोटर और ठीक है ना वर्बल कमांड्स ईएमवी सारे के सारे डॉक्यूमेंट करने हैं, 3 कंपोनेंट्स आपने डॉक्यूमेंट करने हैं। उसके बाद देखिए इफ़ GCS इज लेस देन 8 और इक्वल टू 8, लेस देन 8 हो और इक्वल टू 8 हो तो एयरवे स्टेबलाइज करें आप इस पेशेंट का और एनजी वगैरह पास करें, ठीक है। 8 पे, लेस देन 8 और इक्वल टू 8 पे आपने एनजी पास करना है, ठीक है ना। उसके बाद देखें ट्रीटमेंट ऑफ पेन कैसे करेंगे आप, ट्रीटमेंट ऑफ पेन करेंगे लो डोज IV ओपिएट्स के साथ, ठीक है ना, इफ सेफ कंसिडर्ड, ठीक है। उसके बाद अगर आप उसको सेफ समझते हैं तो, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद फुल स्पाइन इमोबिलाइजेशन देंगे आप पेशेंट को, फुल स्पाइन इमोबिलाइजेशन देंगे अंटिल असेसमेंट, ठीक है ना, अंटिल असेसमेंट, ठीक है। अब देखिए फुल स्पाइन मोबिलाइजेशन के क्या आपको कंडीशंस हैं, शराइत हैं, ठीक है ना। इफ़ GCS इज़ लेस देन 15, ठीक है, नेक पेन में टेंडरनेस है उसको, ठीक है, पैरास्थीजिया है एक्सट्रीमिटीज़ में और फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, ठीक है। व्हाट इज़ ये देखें ये भी आप देखना है, ठीक है। इसी तरह सस्पेक्टेड सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है, तो इन सब में आपने क्या करना है, इमोबिलाइजेशन, कौन सी, फुल स्पाइन इमोबिलाइजेशन करनी है, ठीक है ना। अब अगर सी स्पाइन इंजरी आप सस्पेक्ट करते हैं तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना, आप क्या करेंगे साथ साथ, एक तो फुल स्पाइन इमोबिलाइजेशन तो करेंगे लेकिन आप क्या करेंगे, 3 व्यू एक्सरे लेंगे स्पाइन का, ठीक है। 3 व्यू सी स्पाइन एक्सरे कहते हैं इसको, 3 व्यू सी स्पाइन एक्सरे लेंगे, ठीक है ना। एक्सरे ऐसे पेशेंट में अगर जो है एनजी ट्यूब इन सीटू है, और दूसरा क्या, अगर एनजी ट्यूब इन सीटू है और अगर GCS 13 से कम है, ठीक है ना। GCS कितना से कम है, GCS 13 से कम है तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे एक्सरे की के साथ साथ या फिर एक्सरे की बजाय CT स्पाइन इज़ प्रेफर्ड, ठीक है। इसमें CT स्पाइन इज़ प्रेफर्ड लिखा हुआ है बुक में, प्रिफर्ड ओवर एक्सरे, ठीक है ना। यानी कि सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो तो आप एक तो फुल स्पाइन इमोबिलाइजेशन करेंगे लेकिन साथ में 3 व्यू एक्सरे ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन लेंगे। लेकिन अगर एनजी ट्यूब इन सीटू है और GCS लेस देन 13 है तो आप प्रेफर करेंगे एक्सरे के ऊपर किसको, CT सर्वाइकल स्पाइन को, ठीक है ना, CT सर्वाइकल स्पाइन को प्रेफर करेंगे। उसके बाद देखें, उसके बाद हम CT हेड
सीटी हेड पे हमने कब कब करवाना है, ठीक है ना, याद रखें। सीटी हेड इमीडिएट सीटी हेड करवाना है विद इन 1 आवर इफ़, ठीक है, इमीडिएट सीटीसी करवाना है विद इन 1 आवर इफ़ जीसीएस इज लेस देन 13 ऑन एडमिशन, GCS is less than 15 after 2 hours of admission, and if you suspect skull fracture that is open और डिप्रेशन। इसको मैं दोबारा देखता हूँ, सीटी हेड, ठीक है, इमीडिएट सीटी हेड विद इन 1 आवर इफ, देखें इंजरी हो गई, ठीक है, पेशेंट को, ठीक है, एडमिशन हो गया। अब एडमिशन के वक्त, उस वक्त अगर GCS 13 है तो सीटी करेंगे इमीडिएट, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा अगर एडमिशन के 2 घंटे बाद GCS 15 से कम है, यानी कि नॉर्मलाइज नहीं हो रहा, तो इमीडिएट सीटी करेंगे, ठीक है ना। तो ये सीटी के प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, यानी कि GCS लेस देन 13 ऑन एडमिशन, GCS लेस देन 15 2 आवर्स आफ्टर एडमिशन, ठीक है। सस्पेक्टेड स्कल फ्रैक्चर हो, ओपन हो या डिप्रेस्ड हो, कोई भी सूरत में हम इमीडिएट सीटी स्कैन करवाएंगे। इसी तरह क्या है, सस्पेक्टेड बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर हो, स्कल बेस फ्रैक्चर, बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर किसको, इसमें क्या साइंस है, पांडा साइन हो, बैटल साइन हो, CSF नोज से CSF आ रहा हो, ईयर से CSF आ रहा हो, या ईयर ब्लीड हो, ENT ब्लीड याद है जब हम करते थे CT स्कैन के लिए, ठीक है। तो ये सारे अलामात हैं किसके, स्कल बेस फ्रैक्चर के। तो इस सूरत में भी हम इमीडिएट CT करेंगे। इसी तरह फोकल न्यूरोलॉजिकल कोई साइंस है, वोमिटिंग ग्रेटर देन 1 एपिसोड हो तो हम इमीडिएट CT कराएंगे। फिट्स और सीजर्स, सीजर्स स्पेशली सीजर्स बुक में सीजर्स लिखा हुआ है, सीजर्स पोस्ट ट्रॉमा सीजर्स हो तो भी हम इमीडिएट सीटी करवाएंगे, और कोआगुलोपैथी है तो भी हम इमीडिएट सीटी करवाएंगे। तो ये था सीटी हेड, ठीक है ना, क्या जो प्रोटोकॉल है, ठीक है ना, आफ्टर हेड इंजरी, ठीक है, ठीक है ना। अब देखें न्यूरो सर्जरी को कब कांटेक्ट किया जाना चाहिए। देखिए न्यूरो सर्जरी को GCS अगर लेस देन 8 है या इक्वल टू 8 है परसिस्टेंटली, तो हम न्यूरो सर्जरी को कांटेक्ट करेंगे। अनएक्सप्लेन कन्फ्यूजन है 4 आवर्स से ज़्यादा टाइम तक के लिए, तो भी हम न्यूरो सर्जरी को कांटेक्ट करेंगे। GCS लो होता जा रहा है आफ्टर एडमिशन, ठीक है ना, तो भी हम न्यूरो सर्जरी को कंट्रोल करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल साइंस आ रहे हों तो भी हम न्यूरो सर्जिकल जो वार्ड है उसको कांटेक्ट करेंगे। पोस्ट सीजर्स इनकम्प्लीट रिकवरी हो तो भी हम न्यूरो सर्जरी को कांटेक्ट करेंगे। CSF लीक हो तो भी हम न्यूरो सर्जरी को कांटेक्ट करेंगे। पेनिट्रेटिंग इंजरी हो तो भी हम न्यूरो सर्जरी को कांटेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखें ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे, हाफ आवरली यानी हर 30 मिनट में पेशेंट का हम